बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किसने दिया था, कब दिया था। हमारे पास सबसे पहला साइंटिस्ट जो इस आइडिया के साथ आया कि ग्रेविटी भी है ना यहाँ पे, तो उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। 1665 की इवनिंग है, शाम है, कि वो थिंक कर रहा था, सोच रहा था कि हमारे पास ये प्लानट जो है वो सन के गिर्द, सूरज के गिर्द जो है वो रिवाल्व कैसे करते हैं। अचानक से ऊपर से एक दरख्त से क्या होता है, एप्पल गिरता है जिसके नीचे वो बैठा होता है, सिटिंग होता है। आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड इन हिज माइंड, उसके जहन में क्या आता है, एक आइडिया आता है कि इसका ग्रेविटी का मतलब कि इस ग्रेविटी ने उसके सारे क्वेश्चंस का, सवालात का जो था आंसर दे दिया। ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली फॉलिंग ऑफ एप्पल बट आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून आल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उसने ये भी बता दिया कि हमारे पास जो प्लैनेट जो हैं वो सन के गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं, और जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द कैसे रिवॉल्व करता है। तो इसके बाद हमारे पास जो एक आंसर क्वेश्चन क्रिएट होता है वो ये है कि वो जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो रिवॉल्व करवाने के लिए भी यहाँ पे तो कोई फोर्स होनी चाहिए। उस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। क्या नाम देते हैं उसे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखें कि अगर हमारे पास अर्थ है, क्या चीज़ हमारे पास? अर्थ है। अगर कह दें कि ये हमारे पास अर्थ ई है, इसके गिर्द हमारे पास एक प्लेनेट है, लेट्स सपोज कर लें मून है। वो क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व करता है। लेट्स सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक उसके अंदर क्या करता है, एक मूवमेंट के अंदर है। मतलब कि वो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। इसके लिहाज से हम इस ऑर्बिट के अंदर मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है या फोर्स होती है अर्थ की, उस फोर्स को हम किसका नाम देते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। या सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करते हैं? द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है एवरी अदर बॉडी को। तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो थी वो किस तरह से एक्सप्लेन होती है। कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक लॉ बनाया जाए ग्रेविटेशन का, उसे हम कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं उसे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? सेम उसी तरह से कि कायनात के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिस फोर्स से हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपने जानिब क्या किए हुए, खींचे हुए, और वो फोर्स उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के क्या होती है? मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट के। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली स्केयर के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कैसे? कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक हमारे पास है m1 बॉडी और एक हमारे पास है m2 बॉडी। इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है हमारे पास, उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसके साथ? d के साथ। ये m1 भी उसे एक फोर्स के साथ खींचता है और ये m2 भी उसे अपनी जानिब क्या करता है? एक फोर्स के साथ खींचता है।
दोनों फोर्सेस मतलब कि दोनों बॉडी के ऊपर एक फोर्स मौजूद है। हम इसे किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास कैसी होंगी वो, कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ is directly proportional to the product of the bodies। इन दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से वही फोर्स जो थी इन दोनों के दरमियान लग रही है, वो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है डिस्टेंस के। अगर हम इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1 है, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई कंबाइनिंग इक्वेशन, by combining equation 1 and 2, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर क्या आ जाएगा, d स्क्वायर क्या आ जाता है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करने से हमारे पास आता है f इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ख़त्म करने से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, g के साथ हम क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। इस g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर हम इसे ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास है यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की अगर हम वैल्यूज़ को लिखें कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये जी हमारे पास इस फार्मूले से अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो डी को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी स्क्वायर ओवर आ जाएगा हमारे पास m1 m2। अगर हम इसी का यूनिट बनाना चाहें यहाँ पे, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, जबकि डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, जबकि मासेस के यूनिट हमारे पास होते हैं किलोग्राम, डॉट में क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं तो कि हमारे पास यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी हम सिंपल कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यू की कि हमारे पास वैल्यू कितनी होती है जी की, तो वो जी की वैल्यू हमारे पास है 6.673 मल्टीपाई 10⁻⁻11। तो यूनिट वही जो हमने अभी ड्राइव किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी पावर जो है वो किस में आ रही है, -11 की फॉर्म में आ रही है। तो जितना नेगेटिव की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास इसकी वैल्यू भी लेस होती चली जाएगी। तो सिंपली कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, वेरी स्मॉल है। सो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल होने की वजह से वी डू नॉट फील इट, हम इसे फील नहीं कर सकते। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास इस दो बॉडीज़ के ऊपर जब फोर्सेस होती हैं तो सिंपली हम कह दें कि अगर दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, अगर क्या हैं, दो बॉडीज़ हैं, तो इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अप्लाई हो रही होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिहाज से हम देख सकते हैं। तो सिंपली हम देखते हैं कि हमारे पास मास का, अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ जो है वो क्या होता है, वेरी लार्ज है। सो तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी इसकी क्या होगी, ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर बॉडीज़ के लिहाज से। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी बॉडी का वेट, बॉडी का जो वेट है किसके ऊपर, ऑन अर्थ के ऊपर देखें, वो हमारे पास क्या होता है, इज रिजल्ट है किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके दरमियान में होगा, अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास यहाँ से हम किसी भी बॉडी का मतलब वेट को भी डिफाइन करना चाहें तो वो उसे हम ग्रेविटी के लिहाज से हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने बोला कि ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था 1665 के अंदर, 1665 के अंदर किसने, आइजैक न्यूटन ने। उसने वो इस सोच में लगा हुआ था कि प्लानट जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अचानक से ऊपर से एक सेब गिरता है, एप्पल गिरता है, जिसकी वजह से उसके माइंड के अंदर, जहन के अंदर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो इस बॉडी को क्या करके लेके आई है, नीचे खींच के लेके आई। और उस पॉइंट को, उस बॉडी को नाम दे दिया किस चीज़ का, ग्रेविटी का नाम दिया। इस ग्रेविटी के तस्वर से ना सिर्फ उसके सेब नीचे गिरने की वजह सामने आई, बल्कि जो प्लानट्स थे वो ज़मीन के गिर्द या सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, उसका आंसर भी निकल आया। फिर हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, उन दोनों बॉडी के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस होता है, उन दोनों के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जो कि उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन दोनों के इन मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनाई है हमने, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर डी स्केयर। तो वो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल आता है। और यहाँ पे हम जी की वैल्यू निकाली, वो एफ डी स्केयर ओवर एम, यानी हमने इसके यूनिट्स भी ड्राइव किए। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू देखी है कि वैल्यू कितनी होती है। वो हमारे पास 6.673 मल्टीपाल 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकंड किलोग्राम होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। इस स्मॉल होने की वजह से हम इस वैल्यू को डू नॉट फील इट, हमें ये वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील नहीं होती। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो बॉडीज़ हैं, उनके दरमियान ऑलवेज अट्रैक्शन होती है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होती है, अप्लाई हो जाती है। ये ग्रेविटी की वजह से होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं मास ऑफ अर्थ वेरी लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो हम सिंपली कह दें कि बॉडी वेट जो है, किसी भी बॉडी का वेट जो है अर्थ के ऊपर, वो रिजल्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।